सेक्शन नंबर 14 क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक सूट फाइल किया है, ए फाइल अ सूट इन, फॉर एग्जाम्पल, ए रोहिणी कोर्ट में आए, रोहिणी कोर्ट दिल्ली में है, एक सूट फाइल करता है, ओके। अब 4-5 महीने तक वो सूट उसको चल वहीं पे चलता है, एंड उसके बाद उसको पता लगता है कि मैंने गलत जुरिस्डिक्शन में सूट फाइल कर दिया है। जो उसकी जो वहाँ पे कोई जजेस हैं, जो जिस जज के कोर्ट पे उसने सूट फाइल की है, वो उसको इन्फॉर्म करते हैं कि मेरे पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस केस को सुनने की। तो ये जो पूरा टाइम है 4-5 महीने का, उसने गलत तरीके से कोर्ट में लगा दिया। सपोज उसने एक केस फाइल किया था 10 अब कोई दूसरा मत लेते हैं, 10 सितंबर, 10 सितंबर को उसने ये सूट फाइल किया था रोहिणी में, ओके। एंड ऑन 10 जून 2021, ये 2020 था, ये 2021 में 10 जून 2021 को उसका पता लगता है सपोज कि ये जो रोहिणी कोर्ट है, इनके पास तो जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं मेरे केस को सुनने की। अब जिस केस पे उसने ये सूट फाइल किया है, उसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो एंड हो रहा था हमारा सपोज 10 फेब 2021, 10 फरवरी 2021 को लिमिटेशन पीरियड ओवर होने वाला था। एंड ऑब्वियसली ये जब 10 जून को उसको पता लगता है ये चीज के बारे में कि इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, तब तक ये जो लिमिटेशन पीरियड है ओवर हो चुका था। 10 फेब को ही खत्म हो गया था लिमिटेशन पीरियड। अब क्या अगर ए को बोलते हैं रोहिणी कोर्ट के आप दूसरे कोर्ट में फाइल करो जो एप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन का केस है, जो एप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन का कोर्ट है, सॉरी, उस कोर्ट में आप जाके इस केस को फाइल करिए। तो क्या अब इसके पास टाइम बचा है? अगर हम एकदम इसको स्ट्रिक्टली देखें अभी, तो ऑब्वियसली एक के पास टाइम बचा ही नहीं है किसी कोर्ट में जाके दोबारा से इस केस को इंस्टीट्यूट करवाने का, बिकॉज लिमिटेशन पीरियड ओवर हो चुका है। बट हमारा सेक्शन 14 क्लॉज 1 ये बोलता है कि यहाँ पे ए अगर गुड फेथ में वो रोहिणी कोर्ट में प्रोसिक्यूशन पहले कर रहा था, ये यानी कि उसकी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि मैं कोर्ट का टाइम वेस्ट करता हूँ, डिले करता हूँ इस केस में। अगर उसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी तो ये 10 सितंबर से लेके 10 जून तक का जो टाइम है ये हो जाएगा एक्सक्लूड, ओके। तो उसको ये टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एंड इवन दो 10 फरवरी को लिमिटेशन पीरियड ओवर हो चुका है, स्टिल ये जो टाइम है 10 सितंबर से लेकर 10 जून का, ये एक्स्ट्रा इसको टाइम मिल जाएगा। ये 7-8 महीने जो है इसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एंड नाउ ही कैन एक्चुअली फाइल द सूट इन द एप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन। सपोज पीताम्बरा के कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, अब ये जो है वो पीताम्बरा में केस फाइल कर सकता है आफ्टर 10 जून, ओके, बिकॉज ये टाइम जो एक्स्ट्रा उसको मिल चुका है। अब क्लॉज 2 इसका क्या बोलता है? क्लॉज 2 जो है इसका सेम रूल, सेम चीज बोलता है वो क्लॉज 1 में जो बोली गई थी, सेम चीज वो बोलता है, बट यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करी गई है। सपोज इंजंक्शन एप्लीकेशन है, सपोज ए फाइल्ड एन इंजंक्शन एप्लीकेशन इन रोहिणी कोर्ट, एंड बाकी पूरा का पूरा सेम प्रोसीजर है, सेम सब कुछ जो अभी हमने क्लॉज हमने पढ़ा था, सेम रूल्स विल अप्लाई इन क्लॉज नंबर 2 एज वेल। बस फर्क क्या है, ये एप्लीकेशन की बात करता है और क्लॉज 1 बात करता है सूट की, ओके। क्लॉज 3 इसका ये बोलता है कि जो भी इसने गलत तरीके से रोहिणी कोर्ट में बिताया था, वो टाइम हो जाएगा एक्सक्लूड, एंड अब उसको ये जो टाइम है उसको इस टाइम का एक्सटेंशन मिल जाएगा, ओके। क्लॉज 3 यही बोलता है। देखो जब हम ऑर्डर नंबर 23 ऑफ सीपीसी पढ़ेंगे, उसमें आप देखोगे उसमें ये बोला गया है कि ये जो टाइम इसने वेस्ट कर दिए रोहिणी कोर्ट में, हमारे एग्जाम्पल में रोहिणी कोर्ट में जिसने टाइम वेस्ट कर दिया, इस टाइम को आप एक्सक्लूड नहीं करा पाओगे। यानी कि आप विड्रॉ कर रहे हो रोहिणी कोर्ट से केस, फिर पीतम्बरा के कोर्ट में आप केस फाइल कर रहे हो, ये जो पूरा टाइम आपने रोहिणी कोर्ट में बताया है,
वो एक्सक्लूड नहीं होगा। एंड अगर आपका लिमिटेशन पीरियड ओवर हो चुका है, सपोज इस केस में 10 फरवरी का आपका लिमिटेशन पीरियड ओवर हो चुका है, देन यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम। हमारा सीपीसी का प्रोविजन ये बोलता है ऑर्डर नंबर 23 में, बट लिमिटेशन एक्ट जो है वो बोलता है कि नहीं, आपको मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। एंड सिंस लिमिटेशन एक्ट इज अ स्पेशल एक्ट, since limitation act is a special act and CPC is a general provision, CPC का general act होता है, and that is why special act will always prevail over the general act. Okay, तो since CPC जनरल बात बोलता है, वो सब काफी सारे सूट्स के बारे में बात करता है, स्पेसिफिकली लिमिटेशन एक्ट के बारे में बात नहीं करता CPC, बट लिमिटेशन एक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन के कॉन्सेप्ट से ही डील करता है, एंड दैट इज व्हाई वी विल एक्चुअली see here that section 14 will prevail over order number 23 of CPC। और इसमें ये चीज बोली भी गई है, क्लॉज 3 में यही चीज बोली गई है कि CPC में जो भी बोला गया है उसका हमको मतलब नहीं है, बट हम क्लॉज 3 में ये बोलते हैं कि जो पूरा टाइम रोहिणी कोड में हमने गलत तरीके से बिताया है फॉर एग्जाम्पल, वो आप एक्सक्लूड करवा दोगे। ओके, तो यही चीज हमको इसमें समझनी है बस सेक्शन 14 में। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 15 के ऊपर। सेक्शन नंबर 15 बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्लॉज 1 का। क्लॉज 1 ये बोलता है कि अगर सपोज डिक्री एक केस में आई है, डिक्री केम ऑन 10th ऑफ जून, 10 जून को डिक्री आई है केस पे। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल लिमिटेशन एक्ट हम एज्यूम कर लेते हैं, लिमिटेशन एक्ट में बोला गया कि इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने का टाइम क्या है, यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस डिक्री विद इन 3 months। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना है। यानी कि अगर सपोज डिक्री में बोला गया कि बी को ए को 10,000 रुपए देने हैं, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन डालनी है एग्जीक्यूशन की कोर्ट में कि आप मेरे को 10,000 रुपए दिलवाइए, आप ही की कोर्ट ने मेरे फेवर में डिसीजन दिया है, एंड नाउ यू ओनली लाइक हेल्प मी इन गेटिंग दिस डिक्री। ओके, 3 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करानी है। अब सपोज 10 जून को डिक्री आई है एंड 12 जून को इस डिक्री पे स्टे लग जाता है। 10 जून को इस डिक्री पे स्टे लग जाता है और कब तक रहता है ये, 12 अक्टूबर तक। 12 अक्टूबर तक डिक्री पे स्टे लगा रहता है। तो ये जो 12 जून से लेके 12 अक्टूबर तक का टाइम है, ये आप एक्सक्लूड कर दोगे। ओके, एंड 12 अक्टूबर के बाद जो है, 12 अक्टूबर के बाद जो है आप इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो जो 3 महीने का टाइम है उसमें से 2 दिन तो पहले निकल जाएंगे। 10 जून से 12 जून तक का जो टाइम है वो 2 दिन तो आप हटा दो, लेकिन 12 अक्टूबर के बाद जो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 15 के ऊपर, जो कि बात करते हैं एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। इसका हम क्लॉज 1 समझते हैं पहले। तो क्लॉज 1 ऐसा क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल एक डिक्री है वो 10th जून को आती है, अ डिक्री वॉज पास्ड बाय कोर्ट ऑन 10th जून। ओके, अब जिस दिन ये डिक्री आई है ना, उसी दिन इस डिक्री पे स्टे लग जाता है। तो 10 जून को डिक्री आई है और 10 जून को ही इस डिक्री पे स्टे लगा दिया गया है कि अब आप इस डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं करा पाओगे जब तक ये स्टे हटता नहीं है। ओके, सपोज डिक्री को एग्जीक्यूट कराने का टाइम है 3 months, 3 महीने के अंदर आपको डिक्री को एग्जीक्यूट कराना है, बट जब स्टे ही लगा हुआ है आपके डिक्री के ऊपर, तो आप इसको एग्जीक्यूट कैसे कराओगे, करा ही नहीं सकते हो आप। अब सपोज ये स्टे जो है ये हमारा 10th अक्टूबर तक ये स्टे लगे रहता है। ओके, तो 10 अक्टूबर को इस स्टे को विकेट कर देते हैं, मतलब इस स्टे को हटा देते हैं, एंड अब कोर्ट बोलते हैं कि हाँ अब आप इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो ये जो टाइम है ना 10 जून से लेके 10 अक्टूबर तक का जो टाइम है, ये आप एक्सक्लूड करा दोगे, हटा दोगे टाइम, एंड 10th अक्टूबर के बाद से ही जो 3 महीने का पीरियड है वो स्टार्ट होगा।
तो आप 10 अक्टूबर के बाद से वो 3 महीने का पीरियड स्टार्ट करोगे, एंड नाउ यू हैव टू एक्चुअली फाइल द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन आफ्टर 10th अक्टूबर, और 10 अक्टूबर के 3 महीने के बाद आपको इसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो क्लॉज 1 हमारा यही बोलता है। अब हम आते हैं इसके क्लॉज नंबर 2 के ऊपर। सर क्लॉज नंबर 2 ये बोलता है कि अगर आपको किसी सूट को स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट को नोटिस देना पड़ेगा, या फिर गवर्नमेंट की आपको परमिशन चाहिए बिफोर फाइलिंग अ सूट, तो जो टाइम है ना टू ऑब्टेन द परमिशन, या फिर जो नोटिस देने का टाइम है, ये पूरा टाइम आप एक्सक्लूड कर दोगे। सेक्शन नंबर 80 में जैसे बोला गया है कि बिफोर स्टार्टिंग अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ सूट स्टार्ट करने से पहले आपको गवर्नमेंट को ही 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। ओके, तो जो टाइम है ना 2 महीने का, सेक्शन 15 क्लॉज 2 बोलता है कि ये टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, हट जाएगा ये टाइम, एंड ये 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सूट फाइल करने के लिए। ओके, यही चीज सेक्शन नंबर 15 क्लॉज 2 बोलता है। अगर एक और सिचुएशन है जहां पे आपको सूट फाइल करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, सपोज एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं ना, फॉरेन एम्बेसीज के लोग होते हैं, उनके खिलाफ आपको सूट फाइल करना है, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है पहले। दिस इज जस्ट टू मेंटेन द इंटरनेशनल रिलेशंस, आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी पहले। अब जो टाइम लग गया आपको परमिशन लेने के लिए, कंसेंट लेने के लिए गवर्नमेंट का, ये टाइम भी एक्सक्लूड कर दोगे, एंड ये जो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यही सा क्लॉज 2 बोलता है। अब हम आते हैं इसके क्लॉज 3 के ऊपर। ओके, इसका क्लॉज 3 ये बोलता है कि अगर सपोज एक कंपनी है XYZ, इस कंपनी का लिक्विडेशन होने वाला है, ये कंपनी बंद होने वाली जल्दी से, बट इस कंपनी ने ना एक पर्सन है A, उसको लोन दिया था, पे लोन तो उसको निकलवाना ही पड़ेगा। ओके, बट एट द सेम टाइम ये कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है, इंसॉल्वेंट हो चुकी है। ओके, अब इसका एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर एक अपॉइंट होता है, तो इसका क्लॉज 3 ये बोलता है कि जो पूरा टाइम है ना जिसमें इसका लिक्विडेटर अपॉइंट हो रहा है, एंड उसके 3 महीने बाद तक का टाइम, सपोज लिक्विडेटर अपॉइंट हो रहा है हमारा 10th ऑफ मई को, 10 मई को जो है हमारा लिक्विडेटर अपॉइंट हो रहा है, तो 10 मई का दिन और उसके 3 महीने बाद तक के, मतलब 10th में से 3 मंथ्स बाद तक की जो डेट है, ये जो पूरा टाइम है ये आप एक्सक्लूड कर दोगे, एंड कंपनी को ये टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा टू फाइल अ सूट अगेंस्ट ए। तो अगर ए के खिलाफ कंपनी को सूट फाइल करना है, तो ये जो टाइम है इसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओके, यही हमारा क्लॉज 3 बोलता है। ये बेसिकली सिर्फ प्रिविलेज उस कंपनी को मिलेगी जो कि दिवालिया घोषित हो चुकी है, जो कि इंसॉल्वेंट हो चुकी है, एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जो भी टाइम उसका लग रहा है, लिक्विडेटर अपॉइंट हो रहा है, ये सब चीजें जो भी हो रही हैं, ये टाइम आप एक्सक्लूड कर दोगे, एंड उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा टू फाइल अ सूट। यहाँ पे कंपनी सूट फाइल कर रही है, कंपनी के ऊपर सूट फाइल नहीं हो रहा है क्लॉज 3 में, ये चीज आप नोट करना। अब हम आते हैं इसके क्लॉज नंबर 4 के ऊपर। क्लॉज नंबर 4 इसका क्या बोलता है, इसको हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केस है जहां पे ए जो है इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी अटैच भी हो गई है और इसको बिकवाने का काम भी स्टार्ट हो चुका है। सपोज ऑक्शन में इसकी प्रॉपर्टी जाती है, एंड ऑक्शन में सी जो है इसकी प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। सी परचेजेस एज प्रॉपर्टी। ओके, खरीद लेता है वो, एंड फिर जब सी जाता है ए के घर में, तो वो देखते हैं कि एक्स बैठा हुआ है, एक्स बैठा हुआ था ए के घर में, और एक्स बोलता है ये प्रॉपर्टी ए की नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। ओके, एक्स ए बोलता है। अब यहाँ पे सी सी क्या कर सकता है, सी यहाँ पे कोर्ट में पोजेशन का सूट फाइल कर सकता है। सी कैन फाइल अ सूट ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट एक्स। सी वर्सेस एक्स हो सकता है यहाँ पे। ओके, बट जैसे ये मतलब सी ने अभी सूट फाइल किया नहीं था ये वाला, उससे पहले ही एक्स का करता है, एक्स आता है और एक्स फाइल्स अ सूट
अगेंस्ट सी, और एक्स ये बोलता है कि ये जो पूरी सेल हुई है ना सी को, ये वॉइड है बिकॉज ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, ए की प्रॉपर्टी नहीं है जो आपने अटैच करके सेल कर दी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है एंड सी को इस सेल का कोई राइट नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जो एक्स ने सूट फाइल किया है इसमें 2 महीने लग जाते हैं, 2 महीने तक ये सूट चलता रहता है। ओके, तो उसके बाद 2 महीने बाद सूट में डिसीजन आ जाता है एंड डिसीजन ये आता है कि एक्स का इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट नहीं है, एक्स का इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट नहीं है, ये डिसीजन आता है। ओके, तो जो 2 मंथ्स, ये जो 2 मंथ्स लगे हैं ना, 2 मंथ्स जो ये लगे हैं ये हो जाएंगे एक्सक्लूड। कहाँ एक्सक्लूड होंगे? इन द सूट ऑफ सी वर्सेस एक्स। तो अगर सी को सूट फाइल करना अगेंस्ट एक्स फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, अगर उसको पोजेशन का सूट फाइल करना एक्स का अगेंस्ट आगे जाके प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए एक्स से, तो ये जो 2 महीने का टाइम लग गया है ना एक्स वर्सेस सी में, वो हो जाएगा एक्सक्लूड एंड उसको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सी को। ओके, तो यही हमारा क्लॉज नंबर 4 बोलता है। अब हम आते हैं इसके क्लॉज नंबर 5, जो कि सिंपल सी बात बोलते हैं कि अगर कोई डिफेंडेंट जो है वो इंडिया के बाहर रहा है, डिफेंडेंट इंडिया के बाहर रहा है, तो जो पूरा टाइम वो इंडिया के बाहर रहा है ना, ये टाइम भी एक्सक्लूड हो जाएगा एंड ये टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा प्लेंटिफ को सूट फाइल करने के लिए। ओके, तो सेक्शन नंबर 15 यही बोलता है हमारा। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 16 के ऊपर। सेक्शन नंबर 16 बात करता है कि अगर सपोज प्लेंटिफ या डिफेंडेंट मर जाते हैं, उस केस में क्या होगा। I'll just write it down. For example, plaintiff की डेथ हो जाती है। ओके, प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है एंड डिफेंडेंट ने सपोज डिफेंडेंट हैड बीटन प्लेंटिफ ऑन 10th जून और प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है सपोज 11 जून को। ओके, अब सूट अभी फाइल नहीं हुआ है, सूट फाइल अभी नहीं हुआ है। अब 11 जून को डेथ हो जाती है और उसके बाद ये चीज कंफर्म ही नहीं हो पा रही है कि इनका प्लेंटिफ का जो एलआर है, जो प्लेंटिफ का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो कौन होना चाहिए, यानी कि किस पर्सन को राइट मिलना चाहिए इस केस में सूट फाइल करने का। सपोज 2 महीने बाद ये चीज कंफर्म हो जाती है कि जो पर्सन है सी इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लेंटिफ, तो सी जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ये 2 महीने के बाद पता लगता है, कोर्ट में केस चला, फिर पता लगा कि हाँ सी ही है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जो पूरा 2 महीने का टाइम है ना, ये पता लगवाने के लिए कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये पूरे का पूरा टाइम आप एक्सक्लूड कर दोगे एंड ये 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सी को केस को फाइल करने के लिए। ओके, तो सी विल गेट these 2 months एक्स्ट्रा टू फाइल द सूट। इसका जो क्लॉज 1 यही बोलता है एंड सेम इज रूल विद डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट मर जाते हैं एंड उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कराने हैं, तो जो भी टाइम लगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कराने का, वो टाइम आप एक्सक्लूड कर दोगे। तो यही हमारा सेक्शन नंबर 16 बोलता है। इसका क्लॉज नंबर 3 भी देख लेते हैं हम। वो ये बोलता है दैट नथिंग इन सबसेक्शन 1 और 2 applies to suits to enforce rights of preemption or to suits for the possession of immovable property or of a hereditary office। तो preemption suits, possession of immovable property, hereditary office का कोई सूट है तो उन पे ये ऊपर वाले रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है? बिकॉज आप देखोगे ना कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट्स होते हैं वो 12 साल तक लिमिटेशन पीरियड होता है उसमें, तो बहुत ज्यादा टाइम होता है वो। ओके, एंड सेम इज द केस विद सूट ऑफ हेरिडिटरी ऑफिस। इसका जो लिमिटेशन पीरियड है ना वो 12 साल होता है। ओके, तो जब इतना सारा टाइम ऑलरेडी है ही, तब ये प्रिविलेज की आपको जरूरत ही नहीं है। एंड दैट इज वाई सेक्शन नंबर 16 जो है वो वाले जो बेनिफिट है
वो आपको इन सूट्स में नहीं मिलेगा। तो यही हमारा सेक्शन 16 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 17 के ऊपर, जो कि बात करता है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक के बारे में। सपोज सपोज ए ने बी के साथ फ्रॉड किया है, पांच मार्च को फ्रॉड किया है। ओके, अब इस फ्रॉड के बारे में सपोज 5 मार्च 2000 को 2000 ईयर में 5 मार्च को उसने फ्रॉड किया। अब इस फ्रॉड के बारे में उसको पता लगता है बी को 20 साल के बाद, 2020 में उसको पता लगता है फ्रॉड के बारे में। तो जो पूरा टाइम है ना 19-20 साल का, ये पूरे का पूरा टाइम आप एक्सक्लूड कर दोगे, यानी कि बी जो है 2020 में भी सूट फाइल कर सकता है। ओके, तो यही सेक्शन नंबर 17 बोलता है कि जिस दिन आपको फ्रॉड के बारे में पता लगेगा ना, उस दिन आप केस को फाइल कर सकते हो। तो यही हमारा सेक्शन नंबर 17 में मेन रूल है। ओके, इसका प्रोवाइजो 1 और 2 भी हम पढ़ लेते हैं। इसका जो प्रोवाइजो 1 है वो ये बोलता है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्रॉड था ना, ये प्रॉपर्टी की केस से रिलेटेड था। सपोज ए ने बी के साथ फ्रॉड किया और उसकी प्रॉपर्टी बिकवा दी। सपोज ए ने बी के साथ फ्रॉड किया एंड उसकी प्रॉपर्टी उसने कंट्रोल कर लिया पहले, एंड फिर सी को सेम प्रॉपर्टी बेच दी इसने 2001 में। ए ने सी को ये सेम प्रॉपर्टी जो उसने फ्रॉड के जरिए ली थी वो 2001 में बेच दी। तो इसका प्रोवाइजो ये बोलता है कि जब बी को 2020 में पता लगेगा कि हाँ एक फ्रॉड हुआ था, जब बी को पता लगेगा कि हाँ एक फ्रॉड हुआ था मेरे साथ 2020 में, देन अब वो ये नहीं कर सकता है कि जो सी को प्रॉपर्टी बिक गई थी, सी को जाके बोले वो कि यार ये प्रॉपर्टी मेरे को वापस चाहिए। आप सी को यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज सी ने तो गुड फेथ में प्रॉपर्टी परचेज करी है, तो ये प्रॉपर्टी आप सी से नहीं निकलवा सकते हो। हाँ, लेकिन आप ये चीज कर सकते हो कि ए से कंपनसेशन ले सकते हो। तो बी चाहे तो 2020 में सूट फाइल कर सकता है एंड ही कैन आस्क फॉर कंपनसेशन फ्रॉम ए। इस केस में सी का कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी बी को वापस सब नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ कंपनसेशन उसको मिल जाएगा। ओके, तो यही चीज हमको समझनी है बस सेक्शन नंबर प्रोवाइजो 1 में। अब प्रोवाइजो 2 हम पढ़ते हैं। Where a judgment debtor has, by fraud or force, prevented the execution of a decree or order within the period of limitation, the court may, on the application of the judgment creditor made after the expiry of the said period, extend the period for execution of decree or order। यानी कि अगर सपोज एक पर्सन है बी, इसके खिलाफ एक डिक्री आई हुई है, बी के खिलाफ एक डिक्री आई हुई है, और जजमेंट होल्डर कौन है, ए, यानी ए सूट जीत चुका है और बी के खिलाफ डिक्री आई है। अब बी क्या करता है, उसने ए के ऊपर एक फोर्स लगा रखी है कि अगर तूने डिक्री का एग्जीक्यूट कराने की एप्लीकेशन डाली तो मैं आई विल शूट यू। ओके, ऐसा उसने फोर्स क्रिएट किया है ए के ऊपर। तो जब तक ये फोर्स कंटिन्यू करेगा, सपोज 2 साल तक उसने ये फोर्स बना के रखा उसके ऊपर, 2 ईयर्स तक ये फोर्स बना के रखा, तो जब तक ये फोर्स रहेगा, ये जो टाइम है 2 साल का, ये आप एक्सक्लूड कर दोगे इन अ सूट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो यानी अगर ए आगे जाके एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का एप्लीकेशन फाइल करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की, तो ये 2 साल का जो टाइम है ना, ये आप एक्सक्लूड करवा दोगे, ये टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा ए को। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 18 के ऊपर। सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को 1 लाख रुपए लोन दिया है एंड बी अब वापस नहीं कर रहा है। ओके, सपोज ए हैड 3 years to file a suit in this case। ए के पास 3 साल थे सूट इस केस में, इस केस को फाइल करने के लिए, लेकिन वो 3 साल तक, मतलब 2.5 महीने हो गए, ढाई साल हो गए हैं
एंड 2.5 साल तक उसने केस अभी तक फाइल ही नहीं किया अगेंस्ट पी। अब 2.5 साल के बाद क्या होता है, 2.5 साल के बाद क्या होता है, आफ्टर 2.5 years बी गिव्स इन राइटिंग दैट आई ओ ए रुपीज 1 लाख। बी राइटिंग में चीज लिख के देता है कि मैं ए को 1 लाख रुपए ओ करता हूं, मेरे को ए को देने 1 लाख रुपए। अब जिस दिन इसने इसको लिखा है इस दिन से लिमिटेशन पीरियड जो है दोबारा से रिन्यू हो जाएगा एंड इस दिन से उसके बाद 3 साल अब और एक्स्ट्रा आ जाएंगे टू फाइल सूट अगेंस्ट पी। सेक्शन नंबर 18 यही बोलता है। ओके इसका क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये साइंड तो है लेकिन इसमें डेट नहीं लिखी है उसने। सपोज जब बी ने ये चीज लिखी थी, बी ने इसको लिख के दिया था ये चीज कि आई ओ यू रुपीज 1 लाख रुपीज, तब इसने इसके नीचे डेट नहीं लिखी थी कि मैं किस दिन को ये चीज लिख रहा हूँ। तो इसका क्लॉज 2 ये बोलता है कि ए जो है ना वो इस चीज का प्रूफ दे सकता है, ओरल एविडेंस दे सकता है कि जब इसने बी को लिखा था ये उस दिन क्या डेट थी, व्हेन बी रोट दिस थिंग टू ए उस दिन क्या दिन था, इस चीज का एविडेंस जो है वो ए दे सकता है। ओके तो यही हमारा क्लॉज 2 बोलता है। वैसे तो जो क्लॉज 2 है ना दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 91। सेक्शन नंबर 91 का एक टाइप से एविडेंस एक्ट का एक एक्सेप्शन हो जाता है। ओके तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें दिया तो नहीं हुआ ये चीज बट स्टिल हमको चीज पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 19 के ऊपर। सेक्शन नंबर 19 बात करता है सेम कॉन्सेप्ट के बारे में, सेक्शन 18 वाले सेम कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। इसमें ये बोला गया है कि वही इसी जिसमें हम इसी वे में इसको समझते हैं। सपोज ए ने बी को 1 लाख रुपए दिया था, बी वापस नहीं कर रहा है। ओके अब सेक्शन 19 ये बोलता है कि 2.5 साल के बाद बी क्या करता है, उस 1 लाख रुपए में से 1,000 रुपए ए को दे देता है। बी 1,000 रुपीज ए को दे देता है और बोलता है ये जो लोन लिया था ना मैंने आपसे उसकी थोड़ा सा अमाउंट आप ले लो। तो जिस दिन इसने ये पार्ट पेमेंट करी है, 1,000 रुपए की पार्ट पेमेंट करी है जिस दिन, उस दिन से लिमिटेशन पीरियड दोबारा से चालू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस दिन से 3 साल और मिल जाएंगे ए को टू फाइल अ सूट अगेंस्ट बी। ओके तो यही हमारा सेक्शन नंबर 19 बोलता है।